हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं बहुत सही होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार चल रही होगी। तो स्वागत है आपका रिकॉर्ड मेकर ऑफिशियल चैनल में। मैं प्रिंस सर आज वीडियो नंबर 24 लेकर के आपके सामने आया हूं और ये 24 वीडियो में बहुत सारी बातों को सिखाऊंगा, बहुत सारी बातों को समझाऊंगा। बस आपका साथ चाहिए, लगातार आप मेरे साथ बने रहिए। ऐसा हो नहीं सकता है कि आप यहाँ से कुछ सीख करके ना जाए। मैं आपको वादा किया हूँ कि अगर आप 40 का 40 वीडियो देख लेते हैं, अगर आप 40 वीडियो के हर एक क्वेश्चन पे कमेंट करते हैं, मैं जितनी भी बात बताता हूँ उसको अगर आप ध्यान में रखते हैं, तो ये ज़्यादा चांस बन जाता है कि 100 में 100% क्वेश्चन करके आने का। अर्थात 20 में 20 क्वेश्चन करके आप SSGD में ला करके मैथ और रिजल्ट ला सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मेरा बस यही ध्यान रखना होता है कि आप 20 में 20 मैथ में अच्छा करके आए। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। मैं पहले क्वेश्चन पे चलता हूँ बिना टाइम पास किए। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि रीता 4 किलोमीटर प्रति आवर। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। देखिए, बोला कि रीता 4 किलोमीटर प्रति आवर की गति से P से Q की ओर दौड़ना शुरू करती है। ठीक है, ये मान लेते कोई पॉइंट P है और ये कोई पॉइंट Q है। ठीक है, फिर बोला है कि यदि मतलब रीता नाम की कोई लड़की, यहाँ पे ध्यान सुन लीजिएगा। ये कुछ क्वेश्चंस मैं बनाते चलता हूँ साथ में। ये रीता नाम का कोई लड़की है, ठीक है, ऐसा ये देखिए चुलबुली सी है ना। देखिए, ये रीता नाम की लड़की, छोटी बच्ची थी और ये क्या की कि इधर दौड़ के भागना स्टार्ट करती है। ठीक है ना, ये ठीक बोल रहे कि रीता 4 किलोमीटर प्रति आवर की गति से, कितना किलोमीटर प्रति आवर? 4 किलोमीटर प्रति आवर की गति से, ठीक, गति से P से Q की ओर दौड़ना शुरू करती है। ये कहाँ से कहाँ? P से Q की ओर दौड़ रही है। यदि P और Q के बीच की दूरी 6000 मीटर है। क्या एक बात बताऊं जानकारी के लिए बात ये है बस कि 6000 मीटर बराबर कितना किलोमीटर? 6 किलोमीटर होती है। ये बात को ध्यान रखिएगा कि 1000 मीटर में कितना किलोमीटर होता है? 1 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो बोला है कि 6000 मीटर अर्थात ये 6 किलोमीटर जाएगी। कितना जाना है P से Q की दूरी? 6 किलोमीटर। तो बोला है तो रीता द्वारा P से Q के बीच की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ दिया है भाई। तो आपको पता है कि टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 6 और स्पीड कितना है? 4। 6 बटा 4 आ जाता है 1.5 आवर। कितना आवर? 1.5 आवर। इस बात को ध्यान रखेंगे आप, तो इस बात को आप अच्छे ढंग से समझ पा रहे होंगे। कोई दिक्कत नहीं है आपको? मैं आगे चलूँ? हाँ पक्का, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, है ना। तो 1.5 कहाँ पे है भाई? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर शीतलता से संबंधित था, शीतल से संबंधित है। शीतल अपनी दुकान पर सभी वस्तुओं पर 20% की छूट प्रदान करती है। ठीक है, आगे बोल रहा है और फिर भी 12% का लाभ कमाती है। शीतल भाई बहुत चालाक लड़की है, वो 20% का छूट दे रही है, फिर भी पैसा कमा ले रही है ना। तो देखिएगा यहाँ पे MP बटा CP का एक फॉर्मूला बताते हैं कि MP बटा CP बराबर क्या होता है? 100 प्लस P बटा 100 माइनस D, या फिर बताए थे कि 100 माइनस L जब लॉस हो जाए तो बटा 100 माइनस D। देखिए भाई, ये फॉर्मूला कोई ऐसा नहीं कि आसमान से उड़ करके टप से आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। बात समझिएगा मेरा, कभी भी कोई फॉर्मूला होता है वो कहीं ना कहीं से आया होता है। कोई भी फॉर्मूला है वो रिजल्ट आता है। ठीक है, क्या होता है? रिजल्ट होता है फॉर्मूला। तो आप इस बात को समझिए कि यहाँ पे MP था, तो क्या बोला है कि शीतल अपनी दुकान पर सभी वस्तु पर 20% की छूट प्रदान करती है। तो कहीं ना कहीं MP का जो 80% है, बात समझिएगा, ठीक है, करती है और फिर भी 12% का लाभ कमाती है, वो CP का 112% के बराबर हो जाएगी। अब ये बात कैसे हो गया? देखिए, कभी भी आप छूट देते हैं तो छूट देने के बाद जो राशि आती है वही विक्रय मूल्य कहलाती है। ठीक है, इसी प्रकार जब आप किसी वस्तु पे पैसा या तो प्रॉफिट कमाते हैं या लॉस कमाते हैं, लॉस कमाएंगे नहीं जाएगा, तो लॉस होता है, तो इस बात को ध्यान रखिए, वो भी SP होता है। तो मैंने कुछ नहीं किया, SP बराबर SP कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? और यहीं से ये फॉर्मूला जनरेट होता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, इस फॉर्मूला पे भी रख के और ये फॉर्मूला पे भी रख के, ये कंसेप्ट पे रख के। मैं कंसेप्ट से ही बताता हूँ क्योंकि फॉर्मूला मेरा मानना है कि अर्थमेटिक में फॉर्मूला क्या याद करना। अर्थमेटिक में जो भी मेरे बच्चे हैं वो फॉर्मूला ज़्यादा याद नहीं करते, बहुत कम याद करते हैं, बस मेरे है ना। तो देखिए, ये प्रतिशत से प्रतिशत काट दीजिए। जब 4 से काटेगा तो ये सब 20 बार में, ये 4 से काटेगा तो 4 2 8 4 8 32 28 बार में, फिर आप 4 से काटेगा तो 5 बार में, ये 4 से काटेगा तो 7 बार में। अर्थात पता चला बात कि सर CP जो हो गया 5 हो गया और MP जो हो गया 7 हो गया। बस समझिएगा, सर CP 5 हो गया और MP 7 हो गया। ठीक है, तो कितना प्रतिशत का क्या बोला था? तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है जिसका क्रय मूल्य 200 है? सर 5 बराबर 200 दे दिया है। कोई दिक्कत?
तो एमपी कितना हो जाएगा सर? 5 बराबर 200 तो 1 बराबर 40, यानी कि एसपी सर हो जाएगा 280। क्यों? क्योंकि इसमें हम 40 से गुना किए थे, तो इधर भी हम 40 से गुना करेंगे। तो क्या इतना माथा पेची करने की जरूरत थी? अगर आप डायरेक्ट फार्मूला से बनाते तो मेरे भाई, ये कंसेप्ट तो मैं समझा दिया आपको, फार्मूला से कैसे बनाते हैं मैं बता देता हूँ। देखिए आपको पता है कि सर ये फार्मूला होती है, ये फार्मूला होती है, ठीक है। और जब प्रॉफिट हो जाए तो एमपी का मान कितना था नहीं पता था, कोई बात नहीं, तो हम एमपी को एक्स मान लेते हैं। क्या है एमपी लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे तो ज़्यादा हमको टाइम लगेगा, तो हम सीधे एक्स लिखते थे, ठीक है। और सीपी कितना बोला था भाई? 200 था, तो 200 डाल दिया, ठीक। और 100 प्लस पी, प्रॉफिट कितना का हुआ था? 12%, यानी कि 112 लिख देंगे, ठीक। और डिस्काउंट कितना का था? 20% था, नीचे लिख देंगे 80, कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ से 40 दूना 80, 40 पच्चे, ठीक है। 40 पच्चे कितना हो जाएगा? 200। और यहाँ पे देखिएगा तो 2 से काटेगा तो 5, ठीक है, और 6, ठीक है। और 56 पच्चे कितना हो जाएगा? 280। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हम कह सकते हैं कि सर एक्स का मान जो है 280 है। डायरेक्ट अगर ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो भाई फॉर्मूला इसलिए याद रखा जाता है ताकि परिणाम है डायरेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोला है कि 1225 रुपए की राशि 2 वर्षों के लिए 144 रुपए है, जब चक्रवृद्धि ब्याज एक निश्चित ब्याज दर पर वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या करें? भाई इतना बड़ा क्वेश्चन है, मैं बार बार बताता हूँ। जब प्रिंसिपल, अमाउंट, ठीक है, और सीआई का क्वेश्चन हो, जो भी बनता है वो रेट पे बनता है। किस पे बनता है जी? रेट पे बनता है। तो भाई हमें तो रेट ही नहीं पता, लेकिन क्या हम इतना तो पता कर सकते हैं ना जी। इस बात को याद रखिएगा कि प्रिंसिपल कितना है। तो प्रिंसिपल सर प्रिंसिपल जो है ना वो है 1225, ठीक है। अमाउंट कितना है? क्यों? क्योंकि हम बताए थे आपको कि सीआई में प्रिंसिपल और अमाउंट पे ही कमांड करते हैं। तो सर अमाउंट नहीं पता है, लेकिन अमाउंट निकाल सकते हैं। अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सीआई। सर प्रिंसिपल है 1225, सीआई है 144। तो जोड़ेंगे सर तो 5 और 4 9, और 22 और 14 36, इसको डायरेक्ट जोड़िए 36, और ये 1 1369। अच्छा एक बात बताइए, अमाउंट आ गया 1369, बस समझिए अमाउंट कितना आ गया? 1369। एक और बात आगे समझिएगा, बोला है कि जब चक्रवृद्धि ब्याज एक निश्चित ब्याज दर पर वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। क्या बोला है? वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। मैं बोला हूं कि जब भी आपका प्रिंसिपल और अमाउंट दिया रहे और साथ में टाइम दिया रहे और रेट निकालना हो तो कुछ नहीं करते, बात समझिएगा हमारा। हमको पता है कि जब प्रिंसिपल अमाउंट पता चल गया तो सर जब प्रिंसिपल अमाउंट पता चल गया और टाइम हमको पता है कि सर 2 साल है, टाइम सर मेरा 2 साल है, बात समझिएगा मेरा। जब टाइम 2 साल है हम क्या करेंगे कि इसका √2 कर देंगे। कितना कर देंगे? √2। जब √2 करेंगे तो ये आ जाएगा 35, और याद किए होंगे तो ये आ जाएगा 37। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? कोई दिक्कत तो नहीं। अब हमें पता चल जाएगा कि रेट कितना है। अब रेट कुछ नहीं करते हैं, देख लेते हैं कितना ज्यादा है तो 2 ज्यादा है, और कितना पे ज्यादा है तो 35 पे ज्यादा है, और गुना 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 200/35। बात समझिएगा हमारा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 7 35, 5 से काट, एक मिनट ये गिर गया है भाई, सॉरी, है ना। ये करेंगे तो ये आ जाएगा 40, और 40 बटा जब 7 करेंगे तो 7 × 35, ये 5/7, अर्थात 5/7 कहाँ पे? यहाँ पे है। कोई दिक्कत नहीं। बहुत लंबा साइन मार दिए भाई, बहुत लंबा। क्या कर लेंगे आप? कुछ कर सकते हैं क्या? मेरा बोर्ड है, हम कुछ भी करें। हाँ मेरा कॉपी है सर, हमारा कॉपी है, हम कुछ करें, फाड़े चिरे मार के हम फोड़ देंगे। अगर हमारे सामने अगर आप कॉपी उपी को फाड़े चिरे, ये लंबा बनाया गया हमसे, बस समझ में आ रहा है। हाँ जब तक आप उसका इज्जत नहीं करिएगा कॉपी पेन का, तब तक वो नहीं करेंगे। तो हमसे गलती से गिर गया भाई, बोल रहा। चलिए बात सुनिएगा। ये बोला कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शीशे के अर्धगोले को एक ऐसे शंकु में ढाला गया जिसके आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करें। पता ये बात बहुत पहले का है, बहुत पहले का, आदम जमाना का। आदम जमाना में हम बताए थे आपको कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, पिघलाने वाला क्वेश्चन, बस समझिएगा क्या क्या? पिघलाने वाला क्वेश्चन, ठीक है, पिघलाने वाला क्वेश्चन, या ढालने वाला क्वेश्चन, या ढालने वाला क्वेश्चन, तो वो क्या होता है? वो क्या होता है कि इसका वॉल्यूम आपस में बराबर कर किया जाता है। क्या? वॉल्यूम आपस में बराबर किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। मिटा दिए हम, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पीछे जाएगा, ठीक। तो हमारा क्या बोला है, तो इस पे जाने से पहले हम कुछ बताना चाहते हैं, देख लीजिए। आपके लिए एकदम बड़ा सा पिटारा खजाना खुल गया है। चलिए बोला क्या है कि अर्धगोला। ओ भाई हम तो मिटा ही दिए, चलो कोई बात नहीं। ये अर्धगोला है। अर्धगोला जब ये है, ये पूरा गोला कर देते हैं। चलिए अर्धगोला है, ठीक है। ये बोला कि ये अर्धगोला है, अर्धगोला का ये त्रिज्या कहलाता है, बात समझिएगा मेरा। और ये कर्व सरफेस एरिया जो होता है 2πr² होता है, टोटल सरफेस एरिया 3πr² होता है।
वॉल्यूम 2/3 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, हम इसलिए लिख के लाए क्योंकि ये सब बात बताए थे हम आपको, तो फिर भी आप तो भुलक्कर है, भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, चलिए हम याद करवाते हैं फिर से। शंकु है, शंकु का ये वाला जो होता है ये हाइट कहलाता है, शंकु का फिगर है, देख लीजिए बहुत अच्छा से। ठीक है, और ये शंकु का फिगर होता है, ये वाला हाइट कहलाता है, ये साइलेंट हाइट अर्थात त्रिज्या की ऊंचाई कहलाता है, ये आर त्रिज्या रेडियस कहलाती है। ये कर्व सरफेस एरिया यानी कि, अच्छा कर्व सरफेस एरिया पता चलता है आप लोगों को? हाँ, कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ चलिए, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? पाई आर एल होता है। टोटल सरफेस एरिया पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है। वॉल्यूम जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कहने का मतलब कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। शंकु के आधार की परिधि 2 पाई आर होता है क्योंकि ये वृत्त ही होता है। ठीक है, बाकी एल बराबर होता है √/h² प्लस आर स्क्वायर। कहानी खत्म। कोई दिक्कत है? शंकु में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकता, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो जितने वेरिएबल है उससे कम का एक वैल्यू देगा, बाकी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं। जितने वेरिएबल है उसमें से एक कम करके आपको वैल्यू देता है, बाकी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। चलिए, ये सभी बात बताने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं युद्ध भूमि नंबर 4 पे। ये 4 नंबर क्वेश्चन है, इसलिए युद्ध भूमि नंबर 4 है। बोला है कि 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शीशे के अर्धगोला को, अर्धगोला का शीशा है भाई, तो इसका आयतन बराबर आयतन करेंगे, मतलब अर्धगोला का आयतन बराबर शंकु का आयतन। तो बोला है कि 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शीशे के गोले को एक ऐसे शंकु में ढाला गया है जिसके आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर। देखिए भाई ये बात समझिए, ये आधार का व्यास है अर्थात रेडियस 7 है। किसका रेडियस 7 है? शंकु का रेडियस 7 है। बात समझिएगा भैया, किसका? शंकु का। हम कह सकते हैं सर इसका होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसका आयतन जो होता है सर किसका? शंकु का 1/3। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। अब एक बात बताइए, ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है, ये 3 से 3 काट देते हैं, ये पाई से पाई काट देते हैं। ठीक है, अब आर गोला का आयतन क्या था? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर करिएगा तो क्या हो जाएगा? 2 गुना 7 गुना, बात समझिएगा, ये 2 गुना, ठीक है इस बात को ध्यान रखिएगा, 2 गुना 7 गुना 7 गुना 7 बराबर ये आर स्क्वायर। आर का मान कितना है? यहाँ पे 7 है, तो 7 गुना 7 गुना एच। अब बात समझिएगा मेरा, यही वाला एच निकालना है ना, एच यही वाला निकालना है, तो 2 7 से 2 7 काट दिए, इसलिए गुना नहीं किया था। ठीक है, अब ये 4, तो एच का मान कितना हो जाएगा? एच का मान है 7 गुना 14। कोई दिक्कत है क्या? एच का मान 14 सेंटीमीटर यहाँ पे, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अब एक बात बताइए, ये एच का मान 14 आ गया, बात समझिएगा मेरा। आपसे पूछ सकता था कि शंकु के, बात समझिएगा, शंकु के तिर्यक की ऊंचाई कितनी है, तो क्या आप नहीं बता देते? एल यहाँ पे एच और आर का मान पता चल गया। तो अगर हम आपसे पूछते कि टोटल सरफेस एरिया बताइए तो क्या नहीं बता देते? अगर हमसे कर्व सरफेस एरिया पूछता तो ये बता देते। वॉल्यूम का आयतन पूछता तो किसका? शंकु का आयतन पूछता तो हम बता देते। बात समझिए, बहुत आसान सा बात है, ये आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन जब आपको फॉर्मूला याद होगा तब, नहीं याद होगा भाई बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, मैं आगे बढ़ूँ, समझ में आ रहा है बहुत सारी बातों को? हाँ, थोड़ा सा साउंड आ रहा है, देखिए भाई साउंड आएगा, बाहर से साउंड आना एकदम लाजमी है। क्यों? क्योंकि बगल में पूजा वूजा चल रहा है, तो उसका साउंड आप में आएगा, है ना। और बहुत गांव में है हम, तो आप बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि चोंगा का जुगाड़ होता है बहुत मजबूत वाला, और इन सभी चीज़ों में, आस्था की चीज़ों में मैं कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ, है ना। तो साउंड आएगा, नो डाउट साउंड आएगा, लेकिन आपको उस अर्जुन की तरह देखना है कि एकदम देखना हमको नहीं है, देखना क्वेश्चन को है, बात समझिएगा। आपको उस अर्जुन की तरह देखना है जैसे कि अर्जुन एकदम मछली के पुतली में देख रहा था कि हाँ उसी में बांध मारेंगे, ऐसे ही आप क्या करिएगा, इस क्वेश्चन पे देखिएगा, एकदम सुनिएगा मेरा साउंड को, कान से एकदम तेज, आँख से एकदम, हाँ ऐसा ही कंसंट्रेट करके देखेंगे। बाकी सब हम आप पे छोड़ते हैं, आप समझदार हैं भाई, इतना बच्चे थोड़ी है, बस समझिए। बोला क्या कि ए अकेले एक कार्य को 196 दिनों में कर सकते हैं। ए जो है अकेले किसी कार्य को 196 दिनों में कर सकता है। फिर आगे बोला कि बी अकेले इसे 147 दिनों में कर सकता है। बी अकेले इसी कार्य को 147 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो ए तथा बी दोनों एक साथ कार्य करते हुए कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ये बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है। इनका जब हम करेंगे एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा जी? एलसीएम निकालने पे ये आ जाएगा 588। कितना आ जाएगा? 588। आप गुना करके देख सकते हैं, 196 किया, हाँ ठीक है 588 आएगा, कंफर्म है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये जब करिएगा तो ये आ जाएगा 3 बार में, ठीक है, और ये करिएगा तो ये आ जाएगा 4 बार में। आप भाई हम बताए थे आपको कि जब इनका एलसीएम निकालिएगा तो ये एलसीएम आ जाता है, ये वाला एफिशिएंसी आता है, अर्थात इसका क्षमता आता है। क्षमता बहुत अच्छा से हम समझाए थे कि क्षमता वो है कि अगर आप एक दिन में 10-15 लोगों का कपार फाड़ देते हैं, मतलब कपार फोड़ देते हैं, तो आपकी क्षमता 10 से 15 हो गई। अगर कोई इंसान एक दिन में 50 कोई का कपार फोड़ देता है तो उसका क्षमता 50 हो गया। मतलब कि आपका जितना फोड़ने का, अब जितने लोगों को ज़्यादा फोड़ेंगे उतना आपका क्षमता बढ़ेगा।
अब इससे ज़्यादा क्या समझाएं आपको, आपको बहुत फोड़ फाड़ में मन लगता है। चलिए बात समझिएगा मेरा। अब देखिएगा बात, बोला कि ए तथा बी अकेले सॉरी कितना दिन में कर लेगा ना जी, कोई बात नहीं। तो ए और बी दोनों साथ मिलकर के 4 और 3 7, तो 588 टोटल वर्क है। इसको हम 7 से भाग कर देंगे, तो 7 से जब काटेंगे तो कितना मन में कटेगा देख लीजिए भाई। हालांकि ये जब देखेंगे ना तो 7 का 28 लास्ट में आता है, तो लास्ट में 4 आएगा। देखिए कैसे पकड़े हम, हमको पता है कि सर इसको भाग करेंगे, लेकिन सर ये लास्ट में तो अभी 4, लास्ट में 4 आएगा तभी ये 8 बनेगा। तो 7 का 28 यहाँ पे यूनिट 84 आएगा, काटिए 7 और 56, ठीक है। ये 2 4 ये क्या कर रहा है भाई, आ जाना। देखिए भाई ये सब बहुत हमारे साथ नाइंसाफी होता है, ठीक है ना। ये अपने मन से चलने लगता है, ये भी मेरा बात नहीं मान रहा है ना आपकी तरफ। नोट्स बनाते हैं आप, तब तक इसका है तब तक हम आपसे बात कर लेते हैं। नोट्स बनाते हैं आप, नोट्स बनाइए, बार बार रिवीजन करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, तब ना कुछ आगे जाइएगा। बस ऐसा ही चल रहा है नहीं, ऐसा नहीं होता भाई, बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। चलिए जाइए आप उधर साइड में। तो हम 7 से भाग रहे हैं, 7 8 56, ठीक। 56 2 8 7 28, देखिए 84 आ गया। खुश हो जाइए, पूरा आ गया। मैं आगे चलूँ, ऐसे पकड़े, लेकिन इकाई अंक से पकड़ना बहुत जरूरी होता है, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बोला है कि एक ट्रक शहर ए से शहर बी तक 60 किलोमीटर प्रति आवर की औसत गति से जाता है। तो एक ट्रक है जो कि शहर ए से, ठीक है, ये शहर बी तक गया, ठीक है। और ये क्या है कि 60 किलोमीटर प्रति आवर की गति से इधर गया, और बोला कि 30 घंटे समय लगता है। कोई बात नहीं, हम अगर हमें ये स्पीड दे दिया और ये टाइम दे दिया कि 30 घंटा लगा, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हो जाएगा 1800, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो 1800 मेरे पास डिस्टेंस आ गया। अब बोल रहा है कि 1800 डिस्टेंस हो गया, बोल रहा है कि यह शहर बी से शहर ए तक उसी सड़क पर 40 किलोमीटर प्रति आवर की औसत गति से लौटता है। क्या बोल रहा है, शहर ए से शहर बी तक उसी 40 किलोमीटर प्रति आवर की गति से वापस लौटता है। बस समझिएगा। तो हमें पता चला कि सर 1800 किलोमीटर है, 1800 किलोमीटर है और 40 की स्पीड से जाएगा, तो सर 45 घंटा इनको समय लग जाएगा। कितना घंटा समय लगेगा जी, 45 घंटा। तो पहला अगर हमसे क्वेश्चन ये पूछ सकता था कि बताइए वहां से वापस आने में उसको कितना घंटा लगेगा, तो 45 घंटा लगेगा। लेकिन ऑप्शन में कहीं 45 घंटा आपको नहीं दिखेगा, इसलिए अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। बोला है कि पूरी यात्रा के दौरान ट्रक की औसत गति ज्ञात करें। बोला है पूरी यात्रा के दौरान ट्रक की औसत गति ज्ञात करें। बात समझिएगा। तो भाई पूरी यात्रा के दौरान ट्रक की औसत गति ज्ञात करें, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि सर हमें पता है कि सर एवरेज स्पीड बराबर जो होता है, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम होता है। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। सर 1800 और 1800 गया होगा, 1800 आया होगा, तो टोटल हो जाएगा 3600। कितना हो जाएगा, 3600 बटा टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना हो जाएगा जी, 45 घंटा यहाँ पे और 30 घंटा जाने में। यहाँ पे देखिएगा जाने में 45 घंटा, आने में यानी 75 बटा कर देंगे, है ना। तो ये जो काटिएगा तो ये आ जाता है 48 घंटे के आसपास। कितने घंटे का, 48 घंटे के आसपास। जो आसपास क्या मतलब 48 घंटा का रेट आ जाएगा। तो क्या ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनाना सही है? बिल्कुल नहीं है। बात समझिएगा हमारा। इसका कोई शॉर्ट तरीका सर बता दीजिए कि इतना इजी क्वेश्चन हम एकदम आसानी से बन जाए, है ना, कि सर इतना इजी क्वेश्चन हम तुरंत बना लें, ऐसा तरीका हमको बता दीजिए, ठीक है। ऐसा तरीका बता दीजिए सर कि एकदम आसान से आसान बन जाए क्वेश्चन। देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। देखिए ये तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका ये बेसिक तरीका है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ भाई कि आपको एक कंसेप्ट बताया था, आपको याद करिए, मैं आपको एक कंसेप्ट बताया था। कौन सा कंसेप्ट? कि जब फिक्स्ड डिस्टेंस आने और जाने वाला हो। क्या ये फिक्स्ड डिस्टेंस है? 1800 आया है, 1800 गया, उससे क्या मतलब है हमको? एक बोला है कि 60 की स्पीड से गया है। कितने की स्पीड से गया है? 60 की स्पीड से गया है। एक बोला है कि उधर से कितना की स्पीड से आया जी, 40 किलोमीटर। यहाँ पे देखिए सड़क पर 40 किलोमीटर प्रति आवर की औसत गति से लौटता है। आया कितना से? 40 की स्पीड से। अब इसका एवरेज स्पीड ज्ञात करें। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस नहीं जी, 2xy हम इस टाइप को बताते हैं, 2xy बाई x प्लस वाई। कंसेप्ट बताते हैं, याद करिए कि घर से ऑफिस, ऑफिस से घर वाला क्वेश्चन जब करते थे तो x की स्पीड से जाता था, y की स्पीड से आता था, तो जो एवरेज स्पीड होता था 2xy बाई x प्लस वाई होता था, ठीक है। ये एवरेज स्पीड है, ठीक। हम क्या करेंगे, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। 2 का मान सर 2 लिख दीजिए, x का मान सर 60 है, y का मान सर 40 है। अब बटा 60 40 करेंगे तो सर 100 आ जाएगा। ये 0 से 0 काट दिए, 6 का 24, 24 में 48, देखिए 48 घंटा आ गया। ये अप्रोच एकदम सही है। लेकिन पहला वाला अप्रोच आप जब समझ रहे थे, आपको तुरंत उस समय ध्यान में अगर आ गया कि ये वाला भी अप्रोच लगा सकते हैं, तो वास्तव में आप मैथ में बहुत आगे जा रहा है। अगर नहीं आया, आप मेरे फ्लो में बह गए हैं, तो समझिए कि आप कहीं ना कहीं दिक्कत में जाने वाले हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, क्योंकि आप बहाव में बह रहा है। कोई आएगा एकदम चिकन चुपी बात करेगा, एकदम भाई तुम ऐसे हो वैसे हो, एकदम चल जाइएगा। बात समझ में आ रहा है? एकदम फंसना नहीं है।
बस समझिएगा। बोला क्या, अनुज, राम और संजय मिलकर एक कार्य को 78/5, देखिए अनुज, ठीक है, राम है, ठीक है, और संजय एक काम को 78/5 दिनों में कर सकता है। देखिए यहाँ पे पूरा बात यहाँ तक पढ़ लिया। अब आगे का काम करते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। जबकि अनुज अकेले उसी कार्य को 39 दिनों में पूरा कर सकता है। जबकि अनुज उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, जबकि अनुज उस कार्य को अकेले 39 दिन में कर सकता है। अब आगे बोला है, तो राम संजय मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, राम और संजय मिलकर के इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। कोई बात नहीं, हमें पता है कि सर इनका एलसीएम निकालेंगे तो सर 78 आ जाएगा। सर 78 यहाँ पे कैसे आएगा, ये दुगना आ जाएगा। सर यहाँ पे 78 कैसे आएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब हमें पता कि सर अनुज का जो क्षमता है ये 2 है। बात समझिएगा, अनुज का जब क्षमता 2 है और इन तीनों का क्षमता 5 है, यानी कि राम प्लस संजय का क्षमता जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि बताइए राम और संजय इस काम को कितना दिनों में करेगा, तो 78/3 कर देते हैं, अर्थात मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 26 से 78 होता है, 26 दिन आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, इसीलिए हम बोलते हैं कि टेबल याद करके रखिए। ठीक है, चलिए पढ़िए। तो पहरा अभी 30 तक पढ़ लीजिए, मोबाइल को पॉज करिए, अभी 30 तक पहरा पढ़ लीजिए। अगर सच में पहरा 30 तक याद है तो पक्का आप आगे जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे जब चलेंगे तो बोला है 2 वर्षों में 25/3% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दे 1200 रुपए के ऋण का वार्षिक भुगतान कितना होगा। आप इस क्वेश्चन को बनाइए, अगर क्वेश्चन बना लिए तो सच में आप तेज हैं, वरना आप मूर्ख हैं। रोक करके बनाइए इस क्वेश्चन को, आपको पता चल जाएगा कि इसका लेवल क्या है। देखिए, जैसे ही आप रोक करके वापस आ रहे होंगे तो मेरा आवाज एकदम मीठा मीठा सा सुनाई दे रहा होगा, एकदम मीठा मीठा सा। बात समझ में आ रहा है ना, एकदम चिल्ला करके एकदम बोलेंगे, लेकिन मीठा मीठा आपको सुनना है। ठीक है, तो बात समझिए। हमारा बोल रहा है कि 2 वर्ष में 25/3 प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे दे 1200 रुपए। सबसे पहले इसके बारे में समझिए, ये क्या है हमारा, ये प्रिंसिपल हो गया। अब बात समझिएगा मेरा भाई, ये जो क्वेश्चन है ना सीआई का इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन पकड़ में आ रहा है अगर आपको, तो सीआई का इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है। तो बोला कि 2 वर्षों में 25/3% के दर से 25/3% को जब आप तोड़िएगा तो ये आ जाता है, 1 मिनट, ये जो आ जाता है 1/12 आता है। कितना आ जाता है जी, 1/12 आ जाता है। कोई दिक्कत है। अब 1/12 है, ध्यान सुनिएगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि 12 से 13 हो जाएगा सर पहली साल। अब दूसरा साल क्या हो जाएगा सर, तो इसका स्क्वायर करते हैं सर, तो ये आ जाएगा 144 से 169 हो जाता है सर, है ना। और याद करिए, जब हम पढ़ाए थे आपको तो ये बात को बोला गया था, या नहीं भी बोला गया था, तो आज से इस बात को ध्यान रखिएगा कि कभी भी किस्त वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि जो ये किस्त जो होता है, ये किस्त कहलाता है। मैं बता दूंगा क्या क्या कहलाता है। किस्त होता है जो, वो हमेशा समान होता है। तो 13 × 13 यहाँ पे कर लेंगे, फिर 13 से यहाँ गुना कर लीजिएगा। देखिएगा 13 × 12 करिएगा तो बढ़ती 36 के 6 हासिल 3, 12 के 12 3 15 हो जाएगा जी। तो 156 में जब 144 जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 300। यही आपका प्रिंसिपल आता है। ठीक है, और ये जब जोड़िएगा ये दोनों को 169 में 2 से गुना करिए तो 2 9 18 के 88, 133, ये आ जाता है अमाउंट। भाई ये आ जाएगा मेरा प्रिंसिपल, ये आ जाएगा मेरा अमाउंट। ठीक है, और ये वाला जो आता है ये कहलाता है किस्त। ये बात को ध्यान में रखिएगा कभी भी। ठीक है, तो आगे क्या बोला, तो ऋण का वार्षिक भुगतान कितना होगा, मतलब प्रत्येक वर्ष कितना देंगे। तो ये नहीं बोला है किस्त वगैरह के बारे में, लेकिन इसका कहने का मतलब यही था। बहुत सारे सिंबल आपको ऐसे मिलेंगे कि सीधे क्लियर रूप से बताया नहीं जाता है कि मैं ये सिंबल देने वाला हूँ, लेकिन आप समझ जाते हैं कि ये यही वाला सिंबल है। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, एकदम आप बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई, आप पढ़ाई के प्रति बहुत डेडिकेटेड है। चलिए, तो मैं भी सिंबल दे रहा था। ठीक है, तो ये 300 का वैल्यू कितना है जी, 300 का वैल्यू 1200 है। तो हम समझ गए कि सर 1 का वैल्यू 4 आ जाएगा। और सर ये पूछा है कि प्रत्येक वर्ष कितना दिया जाएगा। तो प्रत्येक वर्ष हम जो देंगे 169 देंगे। जब 169 में जब हम 4 से गुना करेंगे तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो 676 आ जाएगा। देख लीजिएगा आप, कितना आ जाएगा जी, 676 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, यहाँ तक हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कतें होंगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है पक्का। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर अब हमें देखना पड़ेगा कितना नंबर आ जाएगा भाई। यहाँ पे पिटारा खोला क्वेश्चन नंबर 9 का, बोला अक्षय और विपुल की वार्षिक आय 3:2 के अनुपात में। बात समझिएगा, ये अक्षय है, ठीक है, और ये विपुल है, ये 3:2 के अनुपात में है। क्या है इसका आय का, तो आय के लिए आय लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और व्यय के लिए व्यय लिख दीजिए, व्यय मतलब खर्च होता है। ठीक, बोला है कि जबकि उसका व्यय का अनुपात 7:3 है, व्यय के अनुपात 7:3 है। ठीक है, आय के लिए x चिपका दीजिए, ठीक है, व्यय के लिए y चिपका दीजिए, व्यय के लिए y चिपका दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला है जब बचत होगा, बात समझिएगा, हमारा जो बचत होगा ये बचत कितना हो जाएगा भाई, 3x - 7y हो जाएगा। और यहाँ पे जो बचत हो जाएगा 2x - 3y हो जाएगा। क्योंकि ये बात हम बता चुके हैं कि आय बराबर जो होता है खर्च प्लस बचत होता है। ये बात तो आपको आता होगा ना, बहुत बचपन से ये सब चीज़ आपको कैलकुलेट करना आता है।
तो ये बात को याद रखिएगा कि आय बराबर खर्च बराबर आय बराबर खर्च, ये खर्च को व्यय कहते हैं प्लस बचत होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जब ये दोनों सर आपस में बराबर है, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो बोला कि यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक इतना रुपये बचा लेता है, प्रत्येक का मतलब क्या होता है? प्रत्येक का मतलब वही बात हो गया कि ये दोनों एकदम समान रूप से बचा लेते हैं। बस समझिएगा मेरा, जब समान रूप से आय ये बचा लेता है तो हम कह सकते हैं क्या, इसको जब इक्वल करेंगे तो 2x इधर है तो x इधर है, तो x बराबर अगर इसको इधर लेके जाएंगे तो 7 है तो 4y हो जाएगा। तो सर x का मान 4 आ जाएगा, y का मान सर 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? x का मान 4 आ जाएगा, y का मान 1 आ जाएगा। अब x का मान यहाँ पे 4, ठीक है, और y का मान 1 यहाँ पे पुट करिए। हमें पता 3 चौका 12 हो जाएगा सर, ये वाला, ठीक है, ये हो जाएगा 12। यहाँ पे पुट करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे पुट करेंगे तो 7 हो जाएगा सर, यहाँ पे पुट करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 12 था 7 हो गया, 8 था 3 हो गया, तो गैप कितना का? गैप है 5 का। गैप कितना का जी? 5 का। अब बस समझिएगा हमारा, ये जो 5 का गैप है वही तो बचत है, यही तो बचत है आपका। या फिर इसमें भी पुट कर दीजिए, आप यहाँ ना पुट करके यहाँ पे भी पुट कर देते हैं। तो हमें पता चला कि सर 5 का गैप बराबर दे दिया, यानी कि 5 का वैल्यू सर 180,000 था, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो हम कह सकते हैं कि जो 1 का वैल्यू होगा, 1 का वैल्यू हो जाएगा 5 3 15 5 6 30, यानी कि 36,000। कितना हो जाएगा जी? 36,000। जब हमारा बात 1 का वैल्यू 36,000 पे आके पहुंच गया है तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता हूं तो अक्षय की वार्षिक आय कितना है? अक्षय का वार्षिक सर 12 है, 5 महीने का 12 है, तो 12 गुने 36 गुना कर लेंगे। तो क्यों नाम सीधे 12 से गुना करें? बर्छक 72 के 2 हासिल 7, अब बढ़ते 36 और 7 43। देखिए जब से हम ये सब कैलकुलेशन बताया ना, आप बारूद बन गया। क्या बन गया? बारूद। तो 432 का यहाँ आंसर नंबर ये हो गया। लेकिन एक और बात, क्या सर इसका जवाब हम बिना सॉल्व किए दे सकते थे? मैं देखता हूँ दे सकते थे कि नहीं दे सकते। देखिए इसको सॉल्व करना थोड़ा सा आपके लिए जरूरी पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछे तो आप क्या करिएगा, देखिए जैसे अक्षय का आय पूछा था, अक्षय का आय ये वाला था, यानी कि 3 का मल्टीपल था, तो 3 का मल्टीपल हम देखते हैं तो ये वाला 3 का मल्टीपल नहीं था तो ये काट देते, ठीक है। 6 4 10 ये नहीं था तो ये भी काट देते हैं। लेकिन यहाँ पे 4 2 6 6 3 9, यहाँ पे तो है 4 3 7 2 9, ये भी है, इसलिए हम 2 ऑप्शन काट लेते, लेकिन 2 में फंस जाते, इसलिए हमें सॉल्व करना पड़ा था। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक और बात समझिएगा, क्या यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, ये बातों को समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे से तो अक्षय का आय पूछ लिया, ये अक्षय का आय था। अगर हमसे पूछता कि विपुल की आय ज्ञात करें तो 2x का वैल्यू यानी कि 8 का वैल्यू निकालते हैं। अगर हमसे पूछता है कि अक्षय का व्यय बताइए तो 7 का वैल्यू बताते हैं। अगर हमसे पूछता है कि विपुल का व्यय बताइए तो 3 का वैल्यू बताते हैं। अगर हमसे अक्षय का आय और विपुल के आय का योग पूछता है तो इन दोनों को जोड़ के बताते हैं। अगर इनका अंतर पूछता है तो इन दोनों को घटा के बताते हैं। अगर इनका बोलता है कि व्यय का योग बताइए तो इन दोनों को जोड़ के बताते हैं। अगर बोलता है कि इनका व्यय का अंतर बताइए तो घटा के बताते हैं। एक लाइन से ये सब बात हम बता देंगे, एग्जामिनर जो पूछे वो सब बताएंगे, बात समझिएगा हमारा। लेकिन एकदम से ये जो भी एक्स्ट्रा बात बताएं ये तभी आप बता सकते हैं जब आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे, ठीक है। नोट डाउन करने का तरीका हम बता चुके हैं, बार बार हम नहीं बताएंगे। आप जा करके शुरू से मेरा वीडियो देखिए, वो पूरी बात बताया गया, हर एक वीडियो में चिल्ला चिल्ला के बताते हैं कि कैसे क्या करना होता है। चले अब हम आगे चलते हैं। हो गया यहाँ तक होने के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपके पास 10 आता है। बोला कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। तो घनाभ की घनाभ के सबसे लंबे विकर्ण की लंबे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, या तो आपसे बोलता है कि घनाभ का विकर्ण ज्ञात करें, या घनाभ की सबसे लंबे विकर्ण ज्ञात करें, या आपसे आ सकता था कि उस घनाभाकार क्षेत्र में सबसे लंबा खंभा क्या हो सकता है, या सबसे लंबा पोल क्या हो सकता है। इसी तरीके से क्वेश्चन आता है, बस समझिएगा मेरा। तो हम क्या करेंगे कि हमें पता है सर घनाभ का जो विकर्ण होता है l² प्लस b² प्लस h² होता है। क्या होता है? l² प्लस b² प्लस h²। सर 16 का स्क्वायर करेंगे, 16 का स्क्वायर सर 256 हो जाता है। सर 15 का स्क्वायर करेंगे तो सर 225 हो जाता है। सर 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाता है। अब इन सब को जोड़ करके, इन सबको क्या करिएगा, जोड़ करके और रूट निकाल दीजिएगा, जो भी आंसर आएगा आपका हो जाएगा आंसर। अब देखिए यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे कि सर 6 5 11 11 4 15 15 लास्ट में आएगा 15, 5 का लास्ट जब रूट निकले तो लास्ट में 5 ही आएगा। मेरे ख्याल से आंसर 25 सेंटीमीटर आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। बाकी अगर इधर उधर आ भी गया होगा तो आप इसे जा करके चुपचाप सॉल्व करेंगे। जा करके आप चुपचाप बैठे हैं, बैठ करके अभी सॉल्व करिए, बस में जा करके सॉल्व करिए। चलिए एक बार बताएं, क्लास में आदत हो गई, जा करके सॉल्व कर लीजिए, जा करके सॉल्व करने देते हैं। हाँ 25 सेंटीमीटर। चलिए ये क्या खुला भाई, बात ये खुल गया कि पूरा बात बताना है। बोर्ड साहब कह रहा है कि पूरा बात बता दो बच्चा को एकदम। चलिए बात समझिएगा। बोला है कि घनाभ है, क्यूबॉइड होता है, घन होता है, क्यूब होता है। देखिए क्यूबॉइड में क्या होता है,
ये 3D फिगर होता है, ठीक है। इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एकदम अलग अलग होता है, ये बात को ध्यान रखिए। कभी कभी अगर सब सेम हो गया या कभी सेम भी हो सकता है, बस समझिए कि घनाभ उसको कहते हैं जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगा जरूर, तभी जाके घनाभ कहलाएगा, क्योंकि 3D फिगर में आता है। दूसरी बात कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये बात आपको समझ में आती है कि क्या होती है। और उसके बाद आप कर्व सरफेस एरिया के बारे में जानिए। घनाभ का कर्व सरफेस एरिया या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, या उसी को कहते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए, तो 2 × L + B × H होता है। टोटल सरफेस एरिया 2 × LB + BH + HL होता है। वॉल्यूम L × B × H होता है। विकर्ण √L² + BH² + H² होता है। सबसे लंबी छड़ की लंबाई भी ज्ञात करने के लिए हमको यही फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। दो चीजों को याद रखिएगा कम से कम, ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल और सबसे लंबी छड़। ये बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत क्वेश्चन आता है भाई, ठीक है ना। और ये सब एक्स्ट्रा बात है, अगर ये लगातार आप याद कर लिए तो आपसे कोई क्वेश्चन बन जाएगा। क्या पूछ सकता है भाई, समझिए ना, उस घनाभाकार से यहाँ से क्या पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि आयतन ज्ञात करें। तो आपको पता है कि L दिया है, L दिया है, B दिया है, H दिया है। भाई क्या पूछिएगा, यहाँ पे LBH पुट करते हैं। कर्व सरफेस एरिया पूछिएगा, रुके रुके जुगाड़ करते हैं। L का मान रखेंगे, B का मान रखेंगे, H का मान कर देंगे। आपसे पूछेगा टोटल सरफेस एरिया पूछिएगा, अच्छा रुके जुगाड़ कर देते हैं। L का मान, B का मान यहाँ पुट कर देंगे, BH का मान यहाँ पुट कर देंगे, HL का मान पुट यहाँ कर देंगे। वॉल्यूम पूछेगा, LBH को मान रख करके गुना कर देंगे। भाई बहुत आसान है, बात सुन मेरा। कभी भी इन सभी तरीकों का क्वेश्चन आए एकदम छोड़ना नहीं है, एकदम भरपेट क्वेश्चन बनाना है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, खा करके एकदम तृप्ति कर देना इसका नंबर को। देखिए आगे बोल रहा है कि एक पुरानी वस्तु का अंकित मूल्य 4000 रुपए। देखिए एक पुराना वस्तु है जिसका अंकित मूल्य 4000 रुपए, कोई नहीं, हम 4000 रुपए लिख लेते हैं। आगे बोल रहा है कि ए इसे 15% और 10% की दो क्रमांगत छूट पर खरीदता है। 10% एक 15% का छूट देगा, अर्थात ये 85% रुपया देगा, ठीक है। और फिर ये 10% का छूट देगा, अर्थात ये 90% रुपया लेगा। बस समझिएगा हमारा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम क्या करेंगे, बोला है छूट देने के बाद वह इसकी मरम्मत पे 1100 रुपया खर्च करते हैं। ओहो, ये 1140 रुपया और खर्चा कर दिया, ठीक है। आगे बोल रहा है करता है और इसे 5000 में बेच देता है। तो क्या ये पूरा सीपी होगा इसका, ये पूरा सीपी होगा। सुनिएगा ध्यान से, मैं एक बार फिर से क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन ये है कि एक पुराना वस्तु अंकित मूल्य पे 4000 रुपए और इसे 15% और 10% की दो क्रमांकित छूटों पर खरीदता है। वह इसकी मरम्मत पे 1140 रुपए खर्च करता है और इसे 5000 रुपए में बेच देता है। इसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। मतलब आप गए, पुराना वस्तु कोई टिका है, 4000 रुपए में कोई वस्तु को देखे, आप एकदम मोल मोलाई किए, 2 बार छूट लिए, उसके बाद कुछ रुपया लगाए, फिर रुपये लगाने के बाद आप उसको कोई सामान को बेच देते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है, बात समझिए। अब करेंगे क्या, हमारा टोटल ये सीपी आता है भाई, ये टोटल सीपी है और एसपी तो हमको पता ही है कि एसपी कितना दिया है। तो एसपी हमारा दे दिया सर 5000। सुनिएगा ध्यान से, एकदम इसी बात। ये प्रतिशत से सर डबल जीरो कट जाएगा, प्रतिशत से डबल जीरो कट जाएगा सर, प्रतिशत से सर ये भी जीरो कटेगा, सर ये भी जीरो कटेगा। बात समझिएगा हमारा, हो गया। अब हम क्या करेंगे कि गुना करेंगे, ये 85 चौका करेंगे तो ये 85 चौका कितना हो जाता है, बात समझिएगा हमारा। ये 4 8 यहाँ से ऐसे गुना करिए, 4 8 है 32, ठीक है, 320 और 4 5 20 यानी कि 340, 340 हो गया। अब ध्यान सुनिएगा, अब 340 में जब 1140 को जोड़िएगा, और 340 में जब आप 1140 को जोड़िएगा तो ये आ जाता है 1480। अब 1480 का समान, एक मिनट, 1480 कैसे हो गया, कुछ गड़बड़ी कर दी क्या। ये 85 चौका है ना, तो 85 चौका हम कितना किए थे, 85 चौका 340, हाँ ठीक है, 85 चौका 340 और 340 में 9 से गुना करना था भाई, 9 से गुना करना था, कोई बात। हम 34 नवा कर लेते हैं, 34 नवा हमको पता है, 9 चौके 36 के 6 हासिल 3, 9 3 27, 28 29 30, यानी कि ये हो जाएगा 360, ठीक है। सॉरी मैंने भाई गड़बड़ कर दिया थोड़ा सा, ये 360 हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 360, ठीक है। 1140 मरम्मत और ये आ जाएगा 360, तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं 360। अब जब हम जोड़ेंगे तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा, इसका वैल्यू यहाँ पे कुछ और आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कुछ और क्या डेटा पुट करते हैं, ये आ जाएगा 0 का 0, 6 4 10 के 0 हासिल 1 और 1 1 2 और 3 और 1 4, 4200, यानी कि 42 रुपये में आप सामान खरीदें, ठीक है, और बेच दिए 5000 में। तो भाई कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 800 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और कितना पर 5000 पे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब गुना कितना, तो 100 गुना, है ना। 00 से 00, 10 से 10, 5 से कटेंगे तो 16 बार में, अर्थात 16% का प्रॉफिट होगा। कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा जी, 16% का प्रॉफिट होगा। लीजिए ऑप्शन में ही नहीं है 16% का प्रॉफिट, तो कोई बात नहीं है, हम कहीं पे पुट कर देते हैं कि 16% का प्रॉफिट होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, 16% का ही प्रॉफिट होगा, कोई और तो मुझे दिख नहीं रहा है कहीं पे कुछ गड़बड़ी होते हुए, है ना। 4000 था, इसका 85% पैसा दिया ही था, 90% 2 क्रमांक छूट खरीदता है, ठीक है। बाकी 1140 रुपये खर्च करता है और इसे 5000 रुपये में बेच देता है। यहाँ पे देख सकते हैं, बस कैलकुलेशन में गलती नहीं होना चाहिए। 4 8 32 और 4 5 20, 340,
340 में जब 9 से गुना किए थे तो 9 चौके 36 के 6 हासिल 3, 9 3 27, 27 से 30, 330 60, 30 60 में जब 11 से उसको जोड़ा जाए तो 0 6 4 10 0 हासिल 1 1 1 2 3 और 1 4, 42 हो गया। अब 42 में हम क्या करेंगे, और 4200 हुआ तो 4200 यानी कि 800 का प्रॉफिट हुआ कितना पर। ओ यहाँ पे देखिए भाई गड़बड़, आप सीपी पे प्रॉफिट या लॉस कमाते हैं ना, यहीं पे तो गड़बड़ हो गया, यहीं पे तो गड़बड़ हो गया। ठीक है, यहाँ पे 5000 डाला गया, चुपके से आके चुरा के लेके जाए आंसर। बस समझिएगा, गाना वाना नहीं गा रहा है, आप सोच रहे गाना गा रहे, गाना नहीं गा रहा। ये 800 हुआ, ठीक है। अब बटा ये कितना हो गया, 4200 हो गया। मेरा गाना खतरनाक होता है ना। कितना हो गया, 42 हो गया, ठीक है। 800 4200 गुना कितना हो जाएगा 100, डबल जीरो कट गया। अब देखिएगा यहाँ पे ये आप 6 कितना से काटेंगे जी, आप यहाँ पे काट लीजिए, काटिएगा हमारा सर कितना से काटेंगे 800 बटा 4200। सर अगर काटेंगे 21 आ जाएगा यहाँ पे, सर यहाँ पे आ जाएगा 400, ठीक है। अब यहाँ पे काटेंगे तो सर 21 एकम 21 आ जाएगा, ठीक है। 21 से कम 21 आ जाएगा, देखेंगे ध्यान से, ये 21 से कम 21 आ जाएगा। सर 190 हो गया। सर 21 यहाँ के नहीं करेंगे लेकिन 21 9 आ जाएगा। सर अप्रॉक्स 19% निकाला आंसर, ऑप्शन नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं भाई, इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। देखिए मरम्मत वाला क्वेश्चन जब भी है तो इस तरीके से बनाइएगा आप, बस देखिएगा पूरा सीपी कितना होता है, उसके बाद जितना में बेचिएगा उतना प्रॉफिट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे चलता हूँ। देखिएगा बोला है कि यदि दो संख्या है 456 और 240 है, इसका महत्तम समवर्तक 24 है तो दी गई संख्या का लघुत्तम समवर्तक क्या है। देखिए जी ऐसा क्वेश्चन जब भी आया तो हमको पता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, ठीक है। अब हमें पता है कि इन चारों में से 2 का वैल्यू 3 का वैल्यू दिया जाता है। सर दो संख्या बोला है कि दो संख्या 456 और दूसरी संख्या 240 है, ठीक है। इसका महत्तम समवर्तक सर 24 है। सर इसका एलसीएम हम x मान लेते हैं। अब सर 24 दहा के 240 होता है, 10 में कट जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा सर 4560 हो जाएगा। यही आपका x का मान होगा 4560, यहाँ पे बॉम्ब। तो दिक्कत नहीं आपको, मैं आगे चलता हूँ। आगे चलेगा तो क्वेश्चन नंबर ये है, बोला है कि यहाँ पे देखिएगा सिंप्लीफिकेशन क्या है। सिंप्लीफिकेशन में मैं बार बार बताता हूँ, अभी तक आप वीडियो देख करके यहाँ तक पहुँचे होंगे, मैं यही उम्मीद लगा के रखा हूँ भाई आपसे कि आप मेरा वीडियो 23 तक देख करके 24वां वीडियो देख रहे होंगे। तो मैं बताया था बोर्ड मास के बारे में कि पहले बोर्ड मास मतलब बी का काम होता है। बी में ब्रैकेट 3 प्रकार का होता है, सबसे छोटा वाला, मझला वाला, बड़ा वाला। तो सबसे पहले छोटा वाला काम करते हैं, फिर मझला वाला करते हैं, फिर बड़ा वाला करते हैं, ठीक है। ओ फॉर ऑफ का मतलब का होता है, का मतलब गुना होता है। डी फॉर डिवाइड का मतलब भाग होता है। एम फॉर मल्टीप्लाई, ठीक है, बोर्ड मास। एम फॉर मल्टीप्लाई मतलब गुना। ए फॉर एडिशन मतलब जोड़। एस फॉर सब्सट्रैक्शन, यही आपका तरीका है करने का। तो हमें पता चला कि सर पहले ब्रैकेट वाला काम करते हैं। ब्रैकेट में सर पहले भाग है तो इसका मान आ गया 4। अब सर 4 4 8 8 में से 3 घटा तो 5, बस समझिएगा बड़ा। तो यहाँ पे आ गया 5, ये कितना आ गया जी, ये आ गया 5। अब आप सोचिएगा सर इतना बेसिक से बनाएंगे तो नहीं होगा, ठीक है। 5 आ गया। अब देखिए एक और बात, ये ब्रैकेट में है, देखिए यहाँ पे पहले बार लगा है। बोर्ड मास में अगर बार लगा हो तो पहले बार का काम करता है, ठीक है, बार का काम करता है। तो देखिए यहाँ पे 12 में से 4 घटाए तो कितना हो जाएगा, 12 में से 4 घटाएगा तो पहले क्या हो जाएगा 8। 8 को जब 24 से भाग करेंगे यहाँ पे 8, जब 24 को 8 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 3। 3 में जब 32 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35, ये पूरा 35 हो जाएगा, बस समझिएगा। अब 35 में जब 5 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 7, ये ऑप्शन नंबर 1 में। कोई दिक्कत है क्या, तो आंसर आपका आ चुका है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। मैं आगे बढ़ूँ, चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है जी, क्वेश्चन नंबर 14 बोला है कि एक अंकित मूल्य 8% की छूट से उतना ही लाभ मिलता है जितना कि 25 रुपए की नगद छूट पर मिलता है। तो अंकित मूल्य क्या है, मतलब कि क्या है, इस पूरा क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है कि 8% का जो छूट है वो 25 रुपए के बराबर है। तो जब 8% का छूट है, बात समझिएगा, वो 25 रुपए के बराबर है, तो छूट का भी एमपी भी दिया जाता है। तो हम एमपी को अगर 100 मान लेते हैं, बात समझिएगा, 100% मान लेते हैं, तो 8% का वैल्यू 25 है, तो 100% की वैल्यू आप निकाल करके हमको बता दीजिए कितना है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आगे बढ़ूँ। कभी भी छूट एमपी पे दिया जाता है, कभी भी प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है, सीपी पर होता है। मैं आगे बढ़ूँ, चलिए अगला क्वेश्चन आइएगा। तो बोला है कि एक बेईमान दुकानदार एक ग्राहक को क्रय मूल्य के ऊपर 30% के लाभ पर सामान बेचता है और साथ ही 1 किलोग्राम के स्थान पर वो 800 ग्राम तौलता है, बस समझिएगा। तो उसका कुल लाभ प्रतिशत 40% है, तो टी का मान क्या है। मतलब बात क्या है, एक बेईमान दुकानदार है जो कि पहले 30% का प्रॉफिट कमाता है, फिर वो क्या करता है, बेईमानी भी करता है, एकदम बहुत बड़ा बेईमानी, आपकी तरह बेईमान है। तो वो बेईमानी करता है क्या है कि 1000 की जगह 800 ग्राम दे देता है। तो आपसे पूछा है कि टोटल अगर वो 40% का प्रॉफिट कमाता है तो शुरू में वो कितना प्रतिशत का प्रॉफिट कमाया था। हमें पता है कि सर कोई बड़ी बात नहीं है, कि हमें पता है कि सर 800 ग्राम दे रहा है और वो 1000 ग्राम की जगह पे, कितना ग्राम की जगह पे, 1000 ग्राम की जगह।
अर्थात हम कह सकते हैं कि वो 200 ग्राम का सर चोरी कर रहा है, 200 ग्राम का उसको फायदा हो रहा है। और कितना पे सर? तो 800 ग्राम। ये बात हम बता चुके हैं कि जितना जाता है उसी पर हम करते हैं, या फिर कम वाला पे आप कर लीजिएगा एक लाइन में। कभी भी बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन में आप देखते हैं कि हमारा कितना पैसा जा रहा है, आप खुद को उस समय बेईमान दुकानदार मान लीजिए, तो आप 800 ग्राम तोलते हैं, तो 800 ग्राम तोलते हैं अर्थात 200 ग्राम का फायदा कमा रहा है। कितना पे? 800 पे, एक्चुअली 800 पे। तो काटिएगा तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 का मतलब 25% होगा। देखिए ये तो मैं लिख करके बताया हूँ, लेकिन आपको मन में इतना करना था, ये पूरा बातें मन में करना था यहाँ से लेकर के, ठीक है। 800 ग्राम वाला। अब बताइए कि 25% का था, यहाँ पे प्रॉफिट कमा लिया। शुरू में जो T% है तो हम T मान लेते हैं, फिर हम कर देते हैं कि 25 गुने T बटा में 100, क्योंकि सक्सेसिव ऐसे निकलता है प्रॉफिट, और बराबर में 40। हम ऑप्शन से चलते हैं T का मान रखते हैं। जब T का मान अगर हम 12 रखते हैं ऑप्शन ए से, तो सर जब हम 12 रखेंगे, बात समझिएगा, तो 25 का 100 और 4 12, ठीक है, और यहाँ पे 12 रखेंगे तो जोड़ेंगे तो सर 25 12 37 और 3 40, अर्थात सेटिस्फाइड करता है। मेरा आंसर नंबर ए ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से बनता है क्वेश्चन। में आगे बढ़ूँ? हाँ आगे बढ़ता हूँ, आगे चलता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोला है निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा है। हम आपको बताया था कि देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए 5/7, 3/8, ठीक है, 9/15, ठीक है, और 4/9, तो कोई जरूरत नहीं है आपको पेन चलाने का, एकदम मन में कर सकते हैं। मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे होता है। आपको प्रतिशत वैल्यू याद होगा याद जरूर, पक्का इतना तो होगा, आप इतने समझदार हैं। आप प्रतिशत वैल्यू याद होगा तो 1/7 का वैल्यू क्या होता है? 14 याद है? 1/7 14.14 होता है, ठीक है, 1/7 का वैल्यू। जब 1/7 नहीं आता मैं बता देता हूँ, जब 1/7 का वैल्यू 14.14 होता है, तो 5/7 का वैल्यू 5 से ऊपर गुना कर दीजिए, तो 14/70 हो जाएगा, यानी कि 70.70 हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि सर 70.70 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? या कुछ नहीं तो 70 के पास आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, ये 14.1 क्या होता है? 14.28 होता है, ठीक है। ना बोलेगा सर आप भी तो भूल गए हैं, आप हमको क्या कर रहे हैं। बस इतना समझिए कि 70 के पास आ गया। कितना आपका आ गया आंसर? 70 के पास आ गया, और यहाँ पे भी मैं 70 मान लेता हूँ। कितना गया? 70 के अप्रॉक्स में भी आप चलेंगे तो चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1/8, अब 1/8 का मतलब होता है 12.5%, ठीक है। अब 3 से गुना करना था, 3/8 करेंगे तो बढ़ते ही 36, यानी कि 37.5% हो जाएगा। बात समझिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 37.5%। कोई दिक्कत है क्या? अब देखिए यहाँ पे ये 9/15 है, तो 1/15 का वैल्यू होता है, ठीक है, ये ध्यान सुनिएगा, 1/15 का वैल्यू जो होता है 6 समथिंग होता है, तो ये 9 6 54 हो जाएगा क्या? ये 54 हो जाएगा क्या? ठीक है। ये देखिए 1/9 का वैल्यू होता है, 1/9 का वैल्यू 11.11, तो आप 11 ही मानेंगे, तो 11 × 44 हो जाएगा क्या? अब बात समझिएगा, इसी में से आप देख लीजिए कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसी तरीके से बनता है भाई, मुंजबानी बना सकते हैं आप प्रतिशत वैल्यू से। ये नया तरीका बताया, अभी तक कोई नहीं बताता ये तरीका को, ठीक है ना। चलिए तो हम क्या कर सकते हैं कि ये 40 है, 37 है, 54 है, 70 था। क्या बोला आपसे कि सबसे बड़ा अनुपात कौन सा था? सबसे बड़ा 70 वाला वैल्यू आ गया था। 70 वाला क्या था? 5/7 वाला हो गया। आपसे पूछेगा कि सबसे छोटा बताइए, तो 37.5, 3/8, ये सबसे छोटा होता है। बात समझिएगा। आपसे पूछ सकता है कि बढ़ते क्रम में बताइए, घटते क्रम में बताइए, तो वो भी बता दीजिएगा। आपसे पूछ सकता है आरोही क्रम अवरोही क्रम, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर इंग्लिश वाले। आगे चले। देखिए मैं थोड़ा सा जल्दी में नहीं हूँ, मैं बस बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आप बोल रहे जल्दी में, हाँ इतना अच्छा से प्रेम से समझाया जा रहा है, हाँ। चलिए आगे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? कथन गलत है। देखिए जी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो इस बात को समझिएगा। गलत बोला है, याद रखिएगा, बोला है समय की गणना दूरी को गति से विभाजित करके की जाती है। मतलब समय जो निकाला जाता है वो क्या बोला है? समय की गणना दूरी की गति से, दूरी को गति से भाग करके निकाला जाता है, तो D/S बराबर T होता है। बिल्कुल ये सही है। चलिए ये सही है जी, ठीक है। आगे बोला है कम समय में एक निश्चित दूरी तय करने के लिए गति बढ़ानी पड़ती है। मतलब बोल रहा है कि आप यहाँ से ननिहाल जाते थे पहले जितना घंटा में, अब कम समय में पहुँचना है तो स्पीड कम करिएगा कि ज़्यादा। मतलब पूछा कि ज़्यादा करके भाग जाइएगा, तो बिल्कुल ज़्यादा करके जाएंगे। कम समय लगा ना तो ज़्यादा करके जाएंगे ही। ये हो गया सही, ठीक है। आगे बोल रहा है कि दी गई समय अवधि में अतिरिक्त दूरी तय करने के लिए दी गई गति कम कर दी जाती है। मतलब क्या बोला कि आपको यहाँ से ननिहाल जाना है, ठीक है, और जल्दी पहुँचना है, लेकिन आप धीरे जा रहे हैं। क्या आप जल्दी पहुँच जाएंगे? नहीं, ज़्यादा करना हो, इसलिए वाला कथन गलत हो गया। खैर आगे भी पढ़ लेते हैं। बोला क्या ये वाला आंसर सही हो जाएगा। गति की गणना समय दूरी को विभाजित करके करता है। मतलब बोल रहा है कि गति की गणना स्पीड जो निकलता है वो डिस्टेंस को टाइम से भाग करके मिलता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है, तो आम बात है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है भाई, ये IQ पे संबंधित क्वेश्चन है, ये आपके दिमाग का चेकअप करता है, ठीक। बोला है कि एक भूखंड का मूल्य इतना रुपए से बढ़कर इतना रुपया हो जाती है, तो भूखंड के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो कुछ नहीं, ये शून्य गिन लीजिए। देखिए ये 3×15 था, ये पहले 2 3 5 शून्य से 5 गुना कर दीजिए, ठीक है। 3×15
3 छक 18। देखिए तो पेन नहीं चलाना था, ठीक है ना, लेकिन हम ऐसे ही चला देते हैं। तो हमको पता चला कि सर पहले 5 रुपया था, अब 6 रुपया हो गया। तो फायदा कितना का सर, 1 का हुआ, कितना पर 5 पर हुआ, यानी कि 20% का प्रॉफिट हो गया। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था, एकदम बहुआ वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये सब पेन नहीं चलाने की जरूरत होती है। नेक्स्ट बोला है कि 1000 मीटर की एक रेखीय दौड़ में ए बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है। बस समझिएगा, 1000 का एक रेस है, ठीक है ना। ए जो है बी को या तो बोल रहा है कि या तो 50 मीटर से हरा रहा है, ठीक है, या 5 सेकंड से हरा रहा है। तो हार कौन रहा है, बी हार रहा है। तो हम कह सकते हैं क्या कि बी का 5 सेकंड में जो दूरी तय किया जा रहा है वो 50 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं। आपको बोला है कि 1000 मीटर का दौड़ है, तो 1000 के मीटर का दौड़ है, यानी कि 200 से इधर गुना करिएगा, 200 से इधर गुना करिएगा। हम ये कह सकते हैं कि बी 100 सेकंड में पूरा दूरी को तय कर रहा है। अगर ये भी क्वेश्चन पूछ लेता तो ठीक है, हम बता देते कि बी 100 सेकंड में पूरा दूरी तय कर रहा है। बस समझिएगा, बी द्वारा तय की गई दूरी है, ठीक है। आप बोला, आपसे पूछा है कि ए को दौड़ पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो बोला तो है कि ए बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हराता है, अर्थात 5 सेकंड घटा देंगे, यानी कि ए जो पहुंचेगा सर वो 95 सेकंड में पहुंच जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, तो ए 95 सेकंड में पहुंचेगा, ऑप्शन नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पे बोल दिया आपको 20 नंबर। हालांकि क्वेश्चन नंबर 20 बताने से पहले मैं बता देता हूँ कि यहाँ तक आपको पहुँचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। एक और बात मैं बोलूँगा कि लगातार वीडियो को शेयर करिए, लाइक करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हमारा चैनल बहुत लोगों तक पहुँचे, बहुत सारे लोगों तक ये बात पहुँचाइए कि प्रिंस सर हैं वो केवल एक क्वेश्चन नहीं करवाते हैं। जब वो क्वेश्चन करवाते हैं ना तो बहुत सारी बातों को बताते हैं, एक्स्ट्रा बात बताते हैं कि बाकी टीचर से ये अलग है थोड़ा सा। देखिए जब तक आप मेरा पढ़ाई नहीं करिएगा तब तक कुछ नहीं होगा, है ना। आप ये मत सोचिए कि खाली प्रिंस सर हो जाएगा करके पढ़ा देंगे, है ना। मैं पढ़ाऊँगा भाई, रेगुलर पढ़ा रहा हूँ आपको, लेकिन आपकी भी जो काम है वो प्लीज़ उस पर काम करिए, ठीक है। आगे चलता हूँ। बोला गया आपको कि यदि संगीता के मासिक वेतन 11/3% की वृद्धि की जाती है तो उसे 132 रुपए अधिक मिलते हैं, तो संगीता के मासिक वेतन ज्ञात करें। अब देखिए जी, 11/3% की वृद्धि कहने का मतलब क्या है, ये प्रतिशत हटाइएगा तो 1/100 आ जाता है। हम कह सकते हैं कि सर 11/300 हो गया, यानी कि ये बात समझिएगा, ये क्या बोला, यदि संगीता के मासिक वेतन में इतना प्रतिशत की वृद्धि किया गया, यानी कि सर अगर ये प्रिंसिपल यानी कि ये प्रारंभिक इनिशियल माने थे, अगर सर इनिशियल था तो ये इंक्रीज हुआ था, यही बढ़ा था, बात समझिएगा। और इसी का वैल्यू दे दिया था कितना, 132। तो सर जब 11 का वैल्यू 132 दे सकता है तो एक का वैल्यू सर कितना हो जाएगा, 12। तो आपसे क्या बोला, बोला संगीता का मासिक वेतन क्या है, तो वेतन कितना है सर 300 है, तो 12 × 300 अर्थात 3600 आंसर हो जाता है। कितना हो जाता है, 3600। इसी के साथ मेरा वीडियो अब समाप्त होता है। थैंक यू भाई कि आप मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, लगातार मेहनत करने के लिए आप मुझे व्यूवर्स कर रहे हैं, लगातार आप व्यू दे रहे हैं ना, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद कि आप मेरे साथ इतना दिन तक हैं, इतना साथ है ना। लगातार मैं बोल रहा हूँ कि जिस दिन 1000 मेरा चैनल पे कंप्लीट हो जाएगा सब्सक्राइबर, मैं उस दिन एकदम आपको मैं बता दूंगा कि मैथ कैसे पढ़ा जाता है, एकदम जीरो से लेकर के, और एकदम बात समझ में रहा ना, एकदम जीरो से लेकर के चलेंगे। एकदम जीरो बोल रहे हैं तो पक्का जीरो से स्टार्ट करेंगे, किसी को भी मैथ में डर नहीं लगेगा। एकदम जीरो से लेकर के आपको पूरे लेवल तक की पढ़ाई दी जाएगी। और प्लीज़ आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि 1000 सब्सक्राइबर बनवाइए सबसे पहले, उसके बाद मैं ये काम करना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।